ओके। तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। क्या है कि हमने अपने जो लास्ट 10 लेक्चर है ना, उसमें हमने शुरू करा था पाइथन को समझने से कि पाइथन हमारे पास किस तरीके की लैंग्वेज है, उसमें हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, बेसिक डेटा सेट देखे थे, उसमें डेटा स्ट्रक्चर के साथ काम करा, छोटे-मोटे प्रोग्राम्स बनाए, टास्क के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करा। आगे बढ़ते हुए हमने हर एक अलग अलग डेटा सेट पे लूपिंग कैसे काम करती है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी कवर करे। उसके बाद हम आए कि कैसे हमारे पास डेटा होता है, हम डेटा पे काम करते हैं। हमने उसकी लाइब्रेरी पांडास के बारे में पढ़ा, उसमें विजुअलाइजेशन देखा, नमपाई के बारे में देखा। नमपाई जो हमको प्रोवाइड करता है ऐसे फंक्शन जिनसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल चीज़ें। ठीक है। डेटा को अरेंज करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी थी पांडास, जिसमें हम क्या कर सकते थे, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते थे, डेटा के साथ अलग अलग तरीके से काम करवा सकते थे। फिर हमने देखा पांडास के अंदर एक रीड सीएसवी करके फंक्शन था, जिससे हमने क्या करा, रियल वर्ल्ड का कोई डेटा इंपोर्ट करा कि असली में हमको डेटा किस तरीके से मिलता है। तो मैंने बताया था, या तो एक्सेल शीट में मिलता है या फिर हमको किस में मिलता है, सीएसवी फॉर्मेट में मिलता है। हमने सीएसवी फॉर्मेट की जो फाइल है उसका क्रिएशन देखा, उसको इंपोर्ट करा। उसके अंदर थोड़ी सी क्लीनिंग फंक्शन के बारे में बात करी। क्लीन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास फाइनल डेटा था, उसको समझते कैसे, डिस्क्राइब इन्फो फंक्शन से उसको देख के उससे हम क्या पूछते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी हमने। वो स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम तोड़ते हैं टास्क को। कि पहले हम एनालाइज करते हैं कि हमें पता क्या है, फिर हम बोलते हैं हमें पता क्या करना है, और इन दोनों के बीच में गैप क्या है। यानी मुझे कुछ पता करना है, कोई एक नॉलेज पता करना है, और मुझे कुछ चीज़ें पता है, पर जो चीज़ मुझे पता करनी है उसके लिए मुझे कुछ और चीज़ें और उससे एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। लेट से मुझे पता है कि यहाँ पे कॉलम नंबर कितने हैं, और मुझे पता करना था कि यहाँ पर मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हैं जिनके 80 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे स्ट्रेटेजी क्या बनानी पड़ेगी कि हर वो व्यक्ति जिसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि हम काम कैसे करते हैं, कि हमें क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं उसमें। साथ ही साथ मैंने बताया था कि कैसे हमारे पास अलग अलग जो लाइब्रेरीज हैं, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी, जैसे मैटप्लॉटलिब की बात करी थी, तो उसी डेटा सेट में हमने कैसे विजुअलाइजेशन परफॉर्म करा। ठीक है। और उसको अब आगे बढ़ते हुए मैंने बोला था कि ये जो डेटा सेट है वो प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ थोड़ा थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करना, कुछ इशू आए तो पूछना। तो यहाँ तक हमने जो पिछले 10 लेक्चर हैं उसमें हमने पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस का जो एक कोर पार्ट होता है वो पूरा कवर कर चुके हैं हम। मतलब अगर कोई एक कंपनी में आप डेटा एनालिसिस के लिए ही जाते हो, तो ईडीए परफॉर्म करना और ये सारे टास्क जो है आप खुद से करके क्लीन करके उनको दे सकते हो। सिर्फ क्लीन के अलावा उसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करके आप प्रेजेंटेशन बना के भी दे सकते हो। आपको ज़रूरत है बस एक इंटर्नशिप वगैरह ढूंढने की। अब क्या है कि आज के टाइम पे डेटा एनालिसिस तो आप इतने में कर सकते हो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स आती है, थोड़ी सी मैथ्स आती है, ये सारी चीज़ें। पर अक्सर लोगों की डिमांड है डेटा साइंटिस्ट की, या फिर जो थोड़ा सा और ज़्यादा जानता हो। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग क्या होता है कि अभी तक हम जो एग्जिस्टिंग डेटा थे उसके एनालिसिस की बात करते थे। अब मशीन लर्निंग का मतलब क्या होता है, ये एक एआई का कॉन्सेप्ट है। एआई का कॉन्सेप्ट इन द सेंस, हम क्या करने की कोशिश करते हैं, तीन चीज़ें। हम कंप्यूटर में ऐसा एल्गोरिथम तैयार करते हैं जो अपने आप, हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, जो उसका अनुमान लगाए। जैसे मैं किसी एक व्यक्ति के या किसी बैट्समैन के पिछले 5 स्कोर के बारे में बताऊं, तो वो मुझे क्या करे कि छठी इनिंग में क्या उसका एक स्कोर हो सकता है, उससे थोड़ा सा सीख के समझ के मुझे बता दे। ठीक है, पैटर्न को स्टडी करके। और दूसरा टास्क हो सकता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग कैसे, कि मेरे पास एक एल्गोरिथम है जिसको मैं एक बास्केट दिखाऊंगा ऑरेंज और एप्पल की, तो वो मुझे बता देगा कि इसमें क्या क्या एप्पल है और क्या क्या ऑरेंज है। या फिर खूब सारी इमेज दूँ तो वो उसको क्लस्टर कर दे, ऑरेंज वाली अलग, एप्पल वाली अलग। तो क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन और उसके बाद प्रिडिक्शन, इन तीनों चीज़ में हमारे लिए एआई काम का आता है। एआई का मेन मोटिव ये है कि हम कोई काम जैसे खुद से सीख के कर पाते हैं, तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी ह्यूमन बिहेवियर डालना चाहते हैं कि वो हमारी तरह सीखे। लेट्स से एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक टैक्सी में बैठा, उसने बोला कि आप जैसे ही बैठोगे तो आपको 5 रुपये लगेंगे, और हर 1 किलोमीटर पे आपके 2 रुपये बढ़ेंगे। तो एक ह्यूमन क्या कर सकता है, इसको नॉर्मल अनुमान लगा सकता है कि 10 क्या बोलते, किलोमीटर के बाद क्या हो गया, 2 के 20 रुपये हो गए, और उसके बाद 5 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे तो 25 रुपये हो गए। इस तरीके से हमने खुद से कुछ चीज़ें सीखी। अब उसमें एक चीज़ उसने ये डाल दी कि अगर ये पहले उतर गया
या किसी कारण से कुछ गलती हो गई या फिर कुछ पैटर्न में कोई इशू है जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो हमने कुछ एक्सपीरियंस से सीखा होगा कि ठीक है, जैसे अगर कोई प्राइस है, कोई एक आइटम की कितनी दिखा रहा है, और हमने अनुमान लगाया कि अच्छा मैं तो बार्गेन करके इसको इतना कम कर लूंगा। तो हर वो चीज़ जिसको हम ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, ये एक टर्म है ह्यूरिस्टिक, जो बोलता है कि ह्यूमन तरीके का बिहेवियर, कि अपनी गलतियों से एल्गोरिथम सीखे। क्योंकि एक कंप्यूटर क्या है कि वो अगर एक रोड पे चल रहा है, उसको एक गड्ढा मिला, तो वो एक बार गिरेगा, वापस जाएगा, वापस गिरेगा। पर अगर उसमें ह्यूरिस्टिक वाला बिहेवियर है, एआई है, तो क्या करेगा वो उसके में एक बार गिरेगा, दूसरी बार सीख जाएगा कि यहाँ पर नहीं करना है ये चीज़। सीखने वाला जो बिहेवियर है, इसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर एआई वगैरह इंप्लीमेंट करना, ह्यूमन बिहेवियर इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, पहले उधर ही से शुरू करता हूँ कि देखो, एआई इज अ फील्ड विच इज अ collection of concepts of study on how to make human computer interaction better, also to enable computers computers and machines to be able to able to, क्या बोल सकते हैं, बिहेव लाइक ह्यूमंस, ठीक है। अब इसके अंदर, एआई के अंदर एक सब फील्ड होती है। एआई की जो सब फील्ड है, यानी एक वेन डायग्राम बनाऊं तो एक हमारे पास बड़ा सा बॉक्स बनेगा, उसको हम एआई बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास एक, मान लो एक बॉक्स रहेगा, है ना। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, इसके अंदर मान लो एआई आता है, ठीक है, एआई आता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक और स्मॉल बॉक्स आएगा हमारे पास, ठीक है, एक और स्मॉल बॉक्स आएगा, एक और स्मॉल बॉक्स आएगा, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पर एमएल, मशीन लर्निंग, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, दोनों तीनों चीज़ों में, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। अरे यार, हो जा समझा। हम्म, ठीक है, थोड़ा समझ जाना, ठीक है। एमएल करके यहाँ पर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है, और इसके बाद हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, इसी के अंदर, यानी एमएल के अंदर हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डीएल। उसको हम बोलते हैं डीएल। बस ऐसा। यह लाइन बनाना भूल गया, चलो छोड़ो। तो बस बना, कहने का अर्थ इतना है कि डीप लर्निंग, डीएल यानी डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग जो है, डीप लर्निंग जो है इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। एमएल यानी मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। यानी एआई के अंदर मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है, ठीक है। इसको थोड़ा और समझाता हूँ। मैंने बोला ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो डालना है मुझे मेरे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, उसको अचीव करने के मेरे पास यहाँ पर दो तरीके हैं, पहला मशीन लर्निंग, दूसरा डीप लर्निंग।
ठीक है, तो मशीन लर्निंग क्या बोलता है कि एक कॉम्प्लेक्स सा मैं मैथमेटिकल इक्वेशन बना दूंगा जो मुझे प्रिडिक्ट करने में मदद करेगी। जैसे मैंने बोला था यहाँ पर क्या, मैंने बोला था यहाँ पर क्या कि मैं एक ऑटो में बैठूंगा और 5 रुपए दूंगा, और हर किलोमीटर फॉर पर किलोमीटर आई विल पे 2 रुपीज। तो देखो ये कितना ईजी है। अगर मैंने बोला फॉर x किलोमीटर हाउ मच आई हैव टू पे, तो ये बोलेगा ये तो बहुत ईजी है, आप 5 रुपये प्लस करो, ठीक है, और एक्स में मल्टीप्लाई कर दो 2 रुपये का। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनी ना। ये हमने एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल स्लैश मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करी, इक्वेशन का यूज करा प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है, इक्वेशन यूज करी फॉर प्रिडिक्शन, है ना। इसी के बजाय डीप लर्निंग क्या बोलता है, डीप लर्निंग बोलता है कि यहाँ पर ये आपको बताएगा नहीं, जो जहाँ पर आप बैठे हो वो आपको ये नहीं बताएगा पर किलोमीटर कितने रुपए लगेंगे। वो आपको क्या बोलेगा, वो एक तरीके से उसने जितनी टैक्सी चलाई है उसके अनुमान से, उसके दिमाग से आप या तो खुद से प्रिडिक्ट करोगे या फिर वो बता देगा। जो कि अक्सर होता है कि मैं बस स्टैंड पे गया, मैंने बोला घर मेरा यहाँ है, तो उसने बोला इतने रुपए लगेंगे, क्या एग्जैक्ट उतने किलोमीटर से लेता है, मीटर से लेता है, क्या नहीं, वो खुद के अनुभव से लेता है। तो एक तरीके से डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग क्या होता है, एक न्यूरोमॉर्फिक मॉडल पे काम करता है, जैसे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल पे काम करता है, ये न्यूरोमॉर्फिक मॉडल पे काम करता है। और ये एक बहुत अच्छी स्टडी है, अगर आगे भी करना चाहो तो। न्यूरोमॉर्फिक मॉडल क्या होता है कि अक्सर जितने भी कंप्यूटर बने लीनियर कंप्यूटेशन पे बने। लीनियर कंप्यूटेशन मतलब जैसे हमारे पास जितने भी सीपीयू मशीन्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ मैं। जबकि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं न्यूरोमॉर्फिक मॉडल में, जो कि हमारा एक तरीके से दिमाग है, कि यहाँ पे बहुत सारे टेंसर्स होते हैं। टेंसर यानी अगर बायो पढ़ी है 10th की, तो हमारे पास में नर्वस सिस्टम में डेंड्राइट वगैरह वाला एक वो होता है न्यूरॉन, ठीक है, वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। तो ये जो इंटरकनेक्टेड एक न्यूरल नेटवर्क होता है, ये हमारे सारे डिसीजन लेता है। हर एक न्यूरॉन एक खुद का डिसीजन प्रिडिक्ट करता है और दूसरा न्यूरॉन उसको वैलिडेट करता है। जैसे एक ने बोला कि अच्छा आज मुझे लग रहा है बारिश होगी, दूसरा न्यूरॉन बोलेगा कि नहीं आज बादल तो नहीं दिख रहे हैं, तो आज शायद बारिश नहीं होगी। ऐसे करके इनके मिक्सचर से एक रिजल्ट निकल के आता है। एक रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। अब देखो लर्निंग यहीं पर नहीं रुकती है। इसने बोला जैसे हमारा डिसीजन था कि आज बारिश होगी, पर हमने देखा था कि आज थोड़े से काले बादल थे और हमें लग रहा था आज बारिश होगी। और उसके बाद अगले दिन जब हम उठे और हमने देखा कि बारिश नहीं हुई, तो हमने क्या करा, इस अनुभव से सीखा भी, हमने इस एक्सपीरियंस से सीखा भी। मतलब सबसे पहले एक फंक्शन ने प्रिडिक्शन करी, दूसरे ने वैलिडेट करी, फिर जो डिसीजन आया हमारे पास उसको हमने अपने अनुभव से वो भी करा, मतलब वापस से उसको री एवेल्युएट भी करा कि देखो जरूरी नहीं है कि जब भी हल्के बहुत काले बादल हो तो बारिश हो ही हो। तो इस तरीके से हमने सीखा। ये हमारे नॉर्मल जो ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, इस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारा जो भी कंप्यूटर सिस्टम से ये उस पर काम करे। और यही सारे न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं हमारे चैट जीपीटी पे और आजकल के एआई मॉडल पे। और ये मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज होते हैं कहाँ पर, हमारे छोटे मोटे जहाँ पर ऐसे क्या बोलते हैं बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए हो उसमें। अब मैंने बोला एक्यूरेट के लिए इसका यूज होता है, और थोड़ी फास्टर के लिए या फिर थोड़े उसके लिए क्या बोलते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ना जहाँ पर ना हो वहाँ पर डीप लर्निंग का यूज़ करते हैं। इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या होता है, क्या होता है हमारे पास कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो हमारे पास एक स्विच होता है, हमारे पास एक स्विच है घर पे जिसका काम है ऑन ऑफ करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक चिपसेट। क्या हुआ यहाँ पर, हम प्लग को या तो ऑन कर सकते हैं या तो ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ दो डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ पर कोई तीसरे की गुंजाइश ही नहीं है। जबकि एक न्यूरोमॉर्फिक मॉडल क्या बोलता है कि आपको मैंने एक यहाँ पर डायलर लगा के दे दिया है, ठीक है, जो क्या करेगा कि ऑन और ऑफ नहीं करेगा, सिर्फ वो 3 सेट में डिवाइड करेगा। मान लो आपका एसी था, उसके लिए मैंने एक डायलर लगा दिया कि टेम्परेचर मैनेज करेगा, और उसमें 3 तरीके के वो हैं, लो मीडियम और हाई, उसमें रेंज दे रखी है। तो जहां पर सेट ऑफ रेंज आ गई, यानी जहां पर रेंज ऑफ वैल्यूज आ गई, उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग या फिर फजी सेट बोलते हैं उसको। और उसका यूज होता है इन न्यूरोमॉर्फिक मॉडल्स में। और मशीन लर्निंग में क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल का। अब ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट धीरे धीरे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ तो और ज्यादा अच्छे से आते जाएगा, ठीक है। पहले बस इतना याद रखो कि मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हैं
और उससे हम अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, या क्लासिफिकेशन करते हैं, या फिर क्लस्टरिंग करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब कि हमारे पास कोई जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं कि किसी एक क्लास में डालते हैं। जैसे मतलब मैंने अब मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को समझाया कि जिसके बाल बड़े हैं वो लड़की है, जिसके बाल छोटे हैं वो लड़का है, ये सिखा दिया। और उसके बाद जब उसको एक फोटो दिखाई तो वो लड़का है या लड़की, उसको एक क्लास में डालेगा, या तो बॉयज की क्लास में डालेगा या तो गर्ल्स की क्लास में, तो क्लासिफिकेशन हो गया। और तीसरी चीज मैंने क्या बोली कि क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है कि मैंने ना उसको छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े लोग सबकी इमेजेस कंप्यूटर को दिखाई, कंप्यूटर खुद से सीख के उसको क्लस्टर करेगा कि इसमें कैसे डिफरेंशिएट करूं। तो देखेगा कि ये जो छोटी छोटी हाइट के बच्चे दिख रहे हैं इनको एक ग्रुप में डाल दो, और ये जो दिख रहे हैं इनको अलग में डाल दो। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा काम करता है प्राइमरी वगैरह में, किंडर गार्डन में, जिसको खूब सारे कलर क्यूब्स दे दो या दे दो तो वो उनको जमाने की कोशिश करता है, यानी क्लस्टर करने की कोशिश करता है, उसको बताया नहीं जाता है। तो ये क्लस्टरिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नोट भी करते जाता हूँ मैं कि वी यूज AI फॉर वेरियस पर्पसेस बट मेजरली आर प्रिडिक्शन, अनुमान लगाना जैसे वेदर वेदर का, क्लासिफिकेशन, सीखी हुई चीज़ से किसी एक क्लास में डालना, तीसरा क्लस्टरिंग कि मतलब सिमिलर चीज़ों को साथ में मिला देना। क्लस्टरिंग डबल आ रहा था क्या इसमें, क्या पता, क्लस्टरिंग ही लिख देता हूँ, छोड़ो। इस तरीके से हमने देखा कि AI ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। अब हमने जो भी डेटा सीखा था ना, जैसे पॉपुलेशन के डेटा सेट पे काम कर रहे थे, या फिर हम एक दूसरे डेटा सेट में मार्क्स के डेटा सेट पे काम कर रहे थे, तो मैंने क्या करा था पॉपुलेशन वाले डेटा सेट में, हर एक कंट्री का हमारे पास डेटा था 1960 से लेके 2020 में उसकी अर्बन पॉपुलेशन क्या थी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को बोल सकता हूँ कि आप इससे सीखो, एक एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए आप सीखो कि उसका पैटर्न क्या है ग्रोथ का, और उसके बाद आप प्रिडिक्ट करो मुझे एक वैल्यू कि आने वाले 4 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये जो चीज़ मैंने बोली यही का यही यूज़ होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी। डीमार्ट वगैरह जैसी कंपनीज हो गई, या ई कॉमर्स स्टोर जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, अमेजोन वगैरह जैसी जो कंपनीज हो गई, तो इसी तरीके से यूज़ करती है। इनको पता है कि किस फ़ोन की सेल किस मंथ में ज़्यादा होती है, तो एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि पिछले 5 साल में अक्टूबर में दिवाली सेल जब थी तो कौन सा फ़ोन ज़्यादा बिका, या किस ब्रांड की ज़्यादा इंडिया में मांग है। उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर सैमसंग, MI और आईफोन जैसे फ़ोन्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। उन्होंने देखा पिछले 5 साल में, मतलब जब ई कॉमर्स नया नया आया था तब से लेके अभी तक इनकी सेल बढ़ी ही है। और उन्होंने एक चीज़ पैटर्न स्टडी करी कि जो फ़ोन है ये ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। उन्होंने बोला इसको भी और नैरो डाउन करो, मतलब फ़ोन्स में भी पैटर्न का पता करो कि किसकी सेल बढ़ी। तो उन्होंने देखा कि जब शुरुआत हुई थी तब MI वगैरह जो है उनके फ़ोन ज़्यादा बिकते थे। ओवर द टाइम MI के फ़ोन्स भी बढ़े हैं बिकना, बट सैमसंग के कंपैरेटिवली रेशो वाइज सैमसंग के और ज़्यादा बिक रहे हैं, और आईफ़ोन्स की जो माँग थी वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो उनको पता चला कि एक पैटर्न स्टडी करा। अब वो क्या कर सकता है, उनका जो मशीन लर्निंग मॉडल आने वाले 3 साल के जो अक्टूबर है उनके लिए एक उनको प्रिडिक्टेड वैल्यू बताएगा कि देखो आप स्टॉक इतना रख लो, आपकी सेल इतनी जा सकती है। तो इस तरीके से कंपनीज को करोड़ों करोड़ों का फायदा हो जाता है इन मशीन लर्निंग मॉडल की प्रिडिक्शन से। एक और केस स्टडी है कि एक इसी तरीके से रिटेल स्टोर था, जैसे हमारे पास रिलायंस स्मार्ट वगैरह होता है यूके का। तो ये बात है 90s के आसपास की, ठीक है, यूके के स्टोर की। तो उनका क्या हुआ था कि उनकी जो सेल्स वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो उन्होंने डेटा इंजीनियर की एक बहुत अच्छी टीम हायर करी। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने उस टाइम पे लैंग्वेज जो यूज़ करी थी वो आर थी। आर और पाइथन का ऑलमोस्ट सिंटेक्स एक जैसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी आइटम्स हैं इनकी हम प्राइस सबसे पहले तो कम करेंगे, जो डायनामिक प्राइसिंग है कि हर दिन हर हफ्ते बदलेगी, जो डीमार्ट वगैरह जैसी चीज़ें अब कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि जिसकी सेल हमको दिखी कि नहीं हो रही है तो हमको फिर भी माल को तो निकालना है। तो क्या करेगा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो उस पैटर्न को एनालिसिस करके कि किसकी सेल नहीं हो रही है क्या नहीं हो रही है, उसका एक रिक्वायर्ड अमाउंट प्रेडिक्ट करेगा कि इसके जो रेट हैं वो उतने कम कर दो अभी के लिए, तो शायद उसकी सेल बढ़ जाए। या फिर किसी का किसी के साथ आप वो कॉम्बो बना दो, यानी कोवेरिएंस देखो कि कौन सा आइटम किसके साथ जाता है तो उनका कॉम्बो बना के प्राइस गिरा दो। तो इस तरीके से वो जो फर्म थी वो बच गई और उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा आने वाले 4 सालों में इस डेटा साइंस की मदद से, ठीक है। तो ये IBM की जो केस स्टडी उसके अंदर आता है। तो चलो बात हमने बहुत सारी करी, अब थोड़ा सा मैं इसको करके बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कुछ टाइप्स आते हैं मशीन लर्निंग में ही, ठीक है। सबसे पहले हम बारी बारी से मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, अभी हमने ये पढ़ा तो, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं, दूसरे सेल से शुरू करता हूँ। हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की यहाँ पे। अब देखो मशीन लर्निंग के ना टाइप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मशीन लर्निंग के टाइप्स? सबसे पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग सबसे पहला होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तीसरा होता है हमारे पास सेमी सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड। मैं सुपरवाइज्ड की स्पेलिंग तो सही लिख रहा हूँ, वी से तो नहीं होती है, सुपरवाइज्ड वी से ही होती होगी, सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। इस तरीके से इसको ही हम बोलते हैं कई जगह पर रेनफोर्समेंट लर्निंग भी। अब इनका मैं मतलब बताता हूँ, ठीक है, क्या होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, उनको एक टीचर आया, उन्होंने बताया कि देखो, जिसमें एक भी कॉर्नर ना रहे वो शेप सर्कल है, और बाकी जितने भी शेप्स जिनमें कॉर्नर है वो सर्कल नहीं है। मतलब जहां पर एक इंस्ट्रक्टर हो तुम्हारे पास, सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या हो, एक इंस्ट्रक्टर हो, एक इंस्ट्रक्टर हो या फिर ट्रेन करा जाए, प्री ट्रेनिंग करी जाए, प्री ट्रेनिंग ऑफ मॉडल, ठीक है। तो उसको हम सुपरवाइज्ड बोलते हैं। इसको ऐसे ही याद रखना कि एक टीचर ने जब बच्चों को पहले से बता दिया, और फिर उसके बाद बच्चों को कुछ शेप्स दिए और बोला कि बताओ कि इनमें से कुछ सर्कल हैं या नहीं है, वो प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट करो यानी अनुमान लगा के बताओ या फिर खुद से समझ के बताओ। तो इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरीका और, जैसे मैंने ना एक डेटा सेट लिया, एक डेटा सेट लिया जिसमें ना बच्चों के मार्क्स थे, ठीक है, 12th के मार्क्स थे। और उसके बाद ना ये देखा मैंने कि उनकी आज से 10 साल बाद सैलरी कितनी थी। यानी मैंने क्या करा कि मैंने बच्चों के नाम ले लिए, मार्क्स ले लिए, और उसके बाद 12th के मार्क्स ले लिए, और उसके बाद उनकी सैलरी ले ली, है ना। और उसके बाद मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा था कि सैलरी और इनके बीच क्या कुछ रिलेशन है। तो मैंने मेरे सुपरवाइज लर्निंग का जो भी था हमारा डेटा सेट, उसको ट्रेन करा, और मैंने उसको ट्रेन क्या करा, उससे मैपिंग करने बोला। तो उसने देखा कि जब भी मार्क्स 94 93 थे, तो सैलरी कुछ कुछ की ज़्यादा है, कुछ कुछ की इतने अच्छे मार्क्स होने पे भी कम थी, कुछ कुछ की सैलरी बहुत ज़्यादा है पर उनके तो फेल भी हो चुके हैं वो 12th में। तो इससे कंक्लूजन हमको निकला कि मार्क्स से इतना डिपेंड नहीं करता है, तो ये तो फिर इररेलेवेंट हो गया। तो इस जगह पर सुपरवाइज लर्निंग उतनी ज़्यादा हमारे काम नहीं आएगी। बट इसी के बजाय मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास मान लो सिर्फ एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास एप्पल के रेट है, जनवरी से लेके दिसंबर तक के 2023 के 12 महीनों का मेरे पास डेटा है, प्राइसेस के काय के एप्पल के। और मैंने इसको बोला यहाँ पर कि प्राइस जो है एप्पल के पर मंथ के हिसाब से, कि हर महीने कुछ बढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो मैंने ट्रेनिंग करी कि हर महीने देखा कि पहले जनवरी में इसके प्राइस 10 थे, है ना। डेटा सेट ही बना लेता हूँ मैं। लेट से लेट से वी हैव अ डेटा ऑफ प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी, ठीक है। और उसके बाद डेटा कब तक का था मेरे पास, 12 मंथ का था 12 मंथ का था, ठीक है। तो मैंने मंथ का एक डेटा बनाया, मंथ का डेटा बनाया, इसको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर आऊँगा और मैं क्या करूँगा, एक डेटा सेट बनाऊँगा। मंथ्स का डेटा बनाया मैंने, जिसके अंदर मैंने वैल्यूज डाली जैन, फेब, मार्च, ठीक है, अप्रैल, यहाँ पर आया मैं मई, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिसंबर, ठीक है। और इनके प्राइसेस भी मैंने यहाँ पर लिख लिए, प्राइसेस लिखे मैंने कैसे, देखो प्राइसेस लिखे मैंने 10, एक लिस्ट बना लूँ, हाँ, 10, 12, उसके बाद मैंने क्या करा, 14, 16, उसके बाद 10, 12, 14,
और 16, फिर 10, फिर 12, फिर 14 और फिर 16। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने क्या करा है, इसका फिर एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ मैं। डेटा फ्रेम कैसे बनाऊंगा, बहुत ईजी है। एक डिक्शनरी बना लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, डिक्शनरी बना लेता हूँ DICT1 करके, जिसके अंदर पहली की मैं क्या दे दूंगा, मंथ्स। और उसके अंदर क्या है कि वैल्यूज का की दे दूंगा, मैं मंथ्स की दे दूंगा। इसको कोट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये की है। ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या क्या दे दूंगा यहाँ पे, प्राइसेस करके एक और की दे दूंगा, उसकी वैल्यू लिख दूंगा प्राइसेस। ठीक है, अब इसका यूज़ करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक डिक्शनरी तो बन गई मेरे पास। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट पांडास SPD। यहाँ पर आऊँगा और लिखूंगा DF1 करके, DF1 इक्वल टू PD डॉट डी, और F कैपिटल रहता है डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम, और इसके अंदर पास कर दूंगा वैल्यू dict1 की। ठीक है, ये मैंने पास कर दी। मेरे पास DF1 यहाँ पर बन के आ जाना चाहिए, मैं प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास डेटा आ गया है ना। अब मैंने क्या बोला, मुझे व्यक्ति पूछ रहा था, मतलब ये जो भी व्यक्ति था जिसने डेटा दिया था, वो बोल रहा था कि आप मुझे बताओ दो चीज़ें। क्या जनवरी 2024 में, क्वेश्चन पूछे उसने मेरे से दो, क्योंकि डेटा एनालिसिस का मतलब क्या अगर क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन पूछे उसने, पहला क्वेश्चन पूछा उसने मेरे से कि क्या जनवरी में एप्पल की प्राइस, मतलब 2024 के जनवरी 2024 में 2023 का डेटा दिया उसने, प्राइस जो है क्या 18 रुपये हो जाएगी। दूसरी चीज इसने बोली, क्वेश्चन टू इसने बोला कि क्या क्या प्राइस जो है 2025 के जैन में क्या रहेगी, में रहेगी। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे। मैंने बोला अब इसका कैसे पता करें, तो हमारे पास जो डेटा है मैं उसको थोड़ा स्टडी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले प्लॉट करूँगा एक ग्राफ में। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आया, मैंने लिखा इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट SPLT। ठीक है, मैं जो चीज़ें ग्राफ से स्टडी करने वाला हूँ वो यहाँ पर इसको देख के भी बता सकता हूँ, बट मैं एक अप्रोच दिखाना चाहता हूँ कि असली में बहुत बड़ा डेटा सेट रहे तो भी इसी तरीके से आप कर पाओ। ठीक है, यहाँ पर करूँगा मैं फिर PLT डॉट प्लॉट, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, दो चीज़ें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देनी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में मैं क्या दूंगा, मंथ के नाम दे दूंगा, है ना। तो यहाँ पर मैं मंथ्स के नाम दे दूंगा और यहाँ पर प्राइसेस के नाम दे दूंगा। ठीक है, इसको प्लॉट करता हूँ। देखो, मैंने देखा यहाँ पर एक पैटर्न है, क्या है कि हर 4 महीने में प्राइस जो है वापस सेम गिर जाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और फिर गिर जाते हैं। यानी हर 4 महीने में जो प्राइसेस थे वो सेम रहेंगे। यानी मैं फेब से अगर गिन रहा हूँ तो फेब के बाद मार्च अप्रैल मई, तो फेब में अगर मैं गिन रहा हूँ तो देखो 10 रुपये था, फेब में आके 12 रुपये हुआ, तो मार्च अप्रैल और मई के बाद, यानी ये 3 महीनों के बाद जो चौथा महीना आएगा जो जून है हमारा, तब वापस से प्राइस 12 रुपये हो जाएगा। तो हमने एक पैटर्न स्टडी करा। तो देखो हम यहाँ पर एक चीज़ समझ गए। पहली चीज़ क्या, कि देखो पहले क्वेश्चन का तो आंसर भी मिल गया हमको कि नो, प्राइस विल बी 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ ऑन जैन 2024। पहला तो ग्राफ से हमको समझ आ गया कि कैसे रिपीट हो रहा है पैटर्न। ठीक है, दूसरी चीज उसने बोली थी प्रिडिक्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन था एनालिसिस का, दूसरा था प्रिडिक्ट करने का 2025 की प्राइस क्या है। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल है जो हमने क्या बोला कि हर 4 महीने में, इन एवरी 4 मंथ, 4 मंथ आर प्राइस विल बी इंक्रीज्ड नहीं, विल रिमेन सेम, आर प्राइस विल रिमेन सेम। ठीक है, और वही पैटर्न रिपीट होगा। ठीक है, तो हमने अगर प्रिडिक्शन करनी है 2023 की भी, तो हम क्या बोलेंगे, इसी पैटर्न को आप रिपीटेटिवली देख लो। कैसे, एक साल में जनवरी से शुरू हुआ, दिसंबर के एंड में प्राइस 16 था, वापस से जनवरी से शुरू होगा, दिसंबर एंड 16 रहेगा, मतलब जो हमारा 2025 में प्राइस रहेगी जैन में,
या इसने चलो थोड़ा सा चेंज करने के लिए फैब पूछ लिया होता, तो मैं बोलता कि देखो सेम ही रहेगी जो फैब 2023 में थी, यानी क्या 12 रुपये। ठीक है, यानी 12 रुपये ही रहेगी। ये हमने क्या करा, एक प्रिडिक्शन करी। अब ये तो हमने ग्राफ से देख के कर लिया, बट यूजुअली क्या होता है हमारे पास इसके लिए एक मॉडल होता है, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या बोलता है कि जैसे यहाँ पर तो इस तरीके का डेटा था, अगर मैं इसको पूरा चेंज कर दूं वापस से और प्लॉट करूं, देखो। Hi there. Nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started. यहाँ पर आता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट करता हूँ, इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, नीचे आता हूँ और इस डेटा को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पर चेंज कैसे करूँगा मैं, 12 14 16 के बाद यहाँ पर लिख दिया 18, यहाँ पर लिख दिया मैंने 18, उसके बाद यहाँ पर प्राइस हो गई मान लो 20, और उसके बाद यहाँ पर मान लो वापस से प्राइस 18 आ गई, पर उसके बाद वापस से बढ़ गई 20 और 22, उसके बाद 24। और देखो कितने इंटरवल में मैंने गिराई थी, 1 2 3 4, चलो कुछ भी रैंडम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 के बाद यहाँ पर मान लो 26 हो गई, और यहाँ पे 26 हो गई, और यहाँ पे हमारे पास 28 हो गई, ठीक है। अब मैं जब 2 मिनट इसको ये दे दो, सेम टू सेम ये यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, बस डेटा फ्रेम चेंज कर दूंगा। और लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है हमारा मशीन लर्निंग का, सुपरवाइज्ड लर्निंग का, उसको हम समझेंगे इसके ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा, कि उसके पीछे की मैथ्स कैसे काम करती है, ठीक है। अच्छा, मैं ये चलाना भूल गया, DF2। अच्छा, मैंने DF बनाया ही नहीं, रुको, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला कोड चलाने भूल गया मैं, DF2 के लिए यहीं पे चला देता हूँ। डिक्शनरी तो बनानी है, DF2 डिक्शनरी 2 का यूज़ करके, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, देखो। तो मैंने बोला कि यहाँ पर ना इस तरीके से एक पैटर्न मिला मुझे। कैसा पैटर्न मिला कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं और ये प्राइस इस तरीके से बढ़ रहा है। मैंने बोला मुझे सिर्फ स्कैटर प्लॉट दिखाओ इसका। स्कैटर प्लॉट दिखाता हूँ इसका। तो यहाँ पर स्कैटर, plt डॉट स्कैटर, है ना, इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो 2 मिनट, मेरा जो भी मॉडल है वो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो भी वैल्यूज हमारी हैं उसके बीच से एक पतली सी लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अगर मैं इस दिसंबर के आगे की वैल्यू मांगू, या फिर ये यहाँ पर सिर्फ सितंबर तक की वैल्यू दूं, उसके आगे की वैल्यू ना दूं, और प्रिडिक्ट करने बोलूँ नवंबर की, तो उस लाइन के पास में इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पर मिल जाए, तो उसको ये बोलेगा ये हमारी न्यू वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। अगर मुझे दिसंबर तक का डेटा दे रखा है और जनवरी का पूछा होता, तो ये ग्राफ तो यहीं तक लिमिटेड है, ये ग्राफ यहीं तक लिमिटेड है। पर यहाँ पर एक और जनवरी होता, यानी ये 2024 का जनवरी भी होता, तो मैं क्या करता, ये एक सिंबल लाइन जा रही है सीधे सीधे, वो लाइन को लेता और बोलता कि वो देखो लाइन कहाँ पर जा रही है, वो बोलता जनवरी के लिए यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है। तो एक प्रिडिक्शन हो गई हमारी लीनियर रिग्रेशन की, कि उसने क्या करा, एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू प्रिडिक्ट करा कि आने वाले मंथ जो हमको दिख भी नहीं रहा है, जिसका डेटा भी नहीं है, प्रीवियस मंथ का एक पैटर्न स्टडी करा कि देखो किस तरीके से डेटा बढ़ रहा है और कम हो रहा है, और उसने एक वैल्यू प्रिडिक्ट करी, ठीक है। वो कैसे करते हैं हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा उसका हम सिंटेक्स देखेंगे, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई मशीन लर्निंग मॉडल की बात करते हैं या ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो चलो वैसे तो आज का टाइम हो गया है, तो ये चीज़ पूरी फ्रेश न्यू कल से ही शुरू करेंगे अपन, वरना ये अपने आप में आधा घंटा या 45 मिनट लेगा समझाने में, और जल्दी नहीं करनी है मुझे। उसमें कुछ ट्रेनिंग टेस्टिंग की स्टेप्स हैं, वो पूरी समझाऊंगा, और बाकी की चीज़ें मैं, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको। कल मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम है वो पूरा समझाऊंगा मैं, लीनियर रिग्रेशन, और साथ ही साथ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम के बारे में, और एक एडिशनल एल्गोरिथम और जो हमको क्लस्टरिंग वगैरह में यूज़ होता है उसके पीछे की मैथ्स, ठीक है। तो अभी हमारा डेटा एनालिसिस तो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर थोड़े बहुत एमएल के कॉन्सेप्ट में ज़रूर कवर कर लूँगा ताकि आगे जाके एक्सप्लोर कर पाओ,
उसके बाद हमें टाइम बचेगा तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े से पाइथन में भी स्किल्स अच्छी रहे, तो एक डेटा स्ट्रक्चर की क्लास और ले लूँगा। साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, इसको मैंने पहले भी बताया था कि लिंक्डइन पे ज़रूर पोस्ट करो, क्योंकि जो रिक्रूटर्स हैं उनको पसंद है कि वो देखें कि उनको जो रिक्रूट करना है, जिस तरीके के कैंडिडेट वो ढूंढ रहे हैं, वो उनको सीधे सामने मिल जाए। तो जब लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करोगे तो सबसे पहले तो डेटा एनालिसिस रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह साथ में काम कर रहे हैं या कहीं और भी पढ़ रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपका कनेक्शन इंप्रूव होगा। आज के टाइम पे लिंक्डइन एक आपका ऑनलाइन रेज्यूमे होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और हो सकता है आपको पहली इंटर्नशिप या फ्रीलैंसिंग वर्क उससे ही मिल जाए। तो उसको पोस्ट करो, मुझे टैग करना है तो मेरी लिंक्डइन आईडी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो उसको टैग कर देना, आर्थ गुप्ता करके मिल जाएगी। बाकी अभी तक जो भी समझाया मैंने आज की चीज़ों में, कि मतलब एआई क्या होता है, एमएल क्या होता है, सॉफ्ट लर्निंग सॉरी सॉफ्ट कंप्यूटिंग, या मतलब ये न्यूरोमॉर्फिक मॉडल का मतलब क्या है, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे स्टैटिस्टिकल मॉडल काम करता है। डीप लर्निंग हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह में काम आता है, चैट जीपीटी वगैरह उसका यूज़ करती है, सीएनएन वगैरह की न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है सीएनएन मतलब। बाकी हम एमएल में ही देखेंगे कैसे हम क्लासिफिकेशन, प्रिडिक्शन और क्लस्टरिंग कर सकते हैं। साथ ही मैंने इनके भी टाइप्स बताए, इनके बारे में भी बताया। एक हमने डेटा सेट क्रिएट करा, उसको कैसे एनालाइज करते हैं वो चीज़ भी देखी। तो ये सारी चीज़ें समझ आई क्या? कोई भी एक जन थम्स अप कर दो, या नहीं आई है तो बता दो। ठीक है, तो मैं इसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखी, क्योंकि जो एमएल में एल्गोरिथम पढ़ने थे उसके पहले ना, अगर ये बेसिक नहीं पता होता और मैं अगर डायरेक्ट एल्गोरिथम पे जंप करता तो मज़ा नहीं आता, वो फील नहीं आता। जबकि अगर अपन कल पढ़ेंगे तो उसको बहुत शालीनता से और शांति से पढ़ेंगे। कल तो वैसे शायद ऑफ रहे क्लास, या फिर होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कल क्लास रही तो। फिर वरना क्या बोलते, जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो एक तरीके से ऐसी रहेगी कि अपना जो मेन डेटा एनालिसिस की चीज़ें हैं वो सारी कवर हो चुकी रहेगी। सिर्फ अपना पार्ट बचेगा एक, क्या कि एक मैं अलग से क्लास ले लूँ जिसमें डेटा स्ट्रक्चर वगैरह एल्गोरिथम के थोड़े से क्वेश्चन करवाऊँ, ताकि प्रोग्रामिंग थोड़ी और अच्छी हो पाइथन में ही। और थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो आपकी प्रोफाइल है वो थोड़ी और बेटर कर सकते हैं। जॉब्स वगैरह फ्रीलांसिंग वर्क कहाँ से ढूंढ सकते हैं, इंटर्नशिप्स वगैरह पे कैसे काम कर सकते हैं, और अगर कोई प्लेसमेंट के लिए जाना चाहता है तो वो कैसे काम कर सकते हैं अपन, या फिर कोई एक स्टार्टअप का सोच रहा है तो किस तरीके के स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हो इसको पढ़ने के बाद, जिससे सच में भी पैसे वगैरह कमा सको। या कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है तो कैसे क्लाइंट वगैरह ढूंढ सके, इन पे थोड़ा सा डिस्कशन अपन करेंगे। जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्किल सीख के रख लिए और उसको फिर शोकेस करते नहीं आता है हमें, या फिर अच्छे तरीके से अप्रोच करते नहीं आता है, तो ये तो क्या बोलते हैं, वो स्किल का हम उतने अच्छे तरीके से आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। क्लास में मज़ा आया हो तो थम्स अप दे दो। बाकी अपन मिलते हैं फिर कल।